दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म हो गई है। पिछले 110 दिन में कई बार ऐसी संभावनाएं बनी कि लड़ाई रुकने वाली है। कभी सीज फायर का ऐलान, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की उलटबांसियां। लेकिन अंततः अब इसके दस्तावेज पर भी दस्तखत हो गए हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से उनके मुखिया पेजेश्कियन के दस्तखत हो चुके हैं। दुनिया के सामने वो दस्तावेज आ चुका है। लेकिन इस दस्तावेज के साइन होने के चंद घंटे के भीतर फिर से कुछ नए सवाल खड़े हो गए, जिसमें लेबनान को लेकर ईरान का अपना स्टैंड है। स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होने वाली थी, जो फिजिकल मीटिंग होनी थी, इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वो टल गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना जो ट्वीट था, उन्होंने जो पोस्ट किया था, उसे एडिट कर दिया है। उसमें से वो लाइन हटा दी गई है कि जेनेवा में जल्द ही मुलाकात होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? क्या सचमुच में अब एशिया के उस हिस्से में स्थायी शांति कायम होने वाली है? क्या अब हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गया है? क्या अमेरिका के कहने से इजराइल युद्धबंदी पर तैयार हो जाएगा? लेबनान पर उसके हमले हमेशा के लिए रुक जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी दुनिया चाहती है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस तरह के रहे हैं, वे कभी भी अपने कहे से पलट जाते हैं। इजराइल का अलग से उनके ऊपर दबाव रहा है, लेकिन अब पिछले 48 घंटे में, या यूं कहा जाए पिछले 72 घंटे में, इजराइल के खिलाफ अमेरिका के नेताओं के बयान आए हैं। जेडी वेंस ने भी कुछ कहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। तो क्या अब अमेरिका इजराइल से भी पल्ला झाड़ रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर उपस्थित हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश के। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, अब लड़ाई सचमुच में हमेशा के लिए थम गई है, या उस दस्तखत होने के बाद, उस दस्तावेज पर, एमओयू पर साइन होने के बाद फिर जो नए बयान आए हैं, उनके असल मायने क्या है? देखें, लड़ाई का जो ये चरण है वो जरूर थमता हुआ दिख रहा है, लेकिन लड़ाई उस इलाके में खत्म हमेशा के लिए एक समझौते से नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे पेच हैं। वो बहुत एक जटिल भौगोलिक क्षेत्र है। तो फिलहाल तो उस पर हम लोगों को या दुनिया को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होगा। सवाल ये है कि अभी जो वहां पे जनसंहार चल रहे हैं, बहुत भयानक जो है, अलग अलग जगहों में जो चीजें हो रही हैं, उसके आर्थिक जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हैं। तो अभी फोकस यही होना चाहिए कि ये जो एमओयू साइन हुआ है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, इस पर आगे काम हो और 60 दिनों के भीतर एक रास्ता निकले। देखिए, ये तो जरूर है कि जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कब क्या करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह डील जरूर एक ठोस मामला है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि न सिर्फ अगले 60 दिन, बल्कि या अगर इस अवधि को दोनों पक्ष अपनी आपसी सहमति से बढ़ाते हैं, जो भी 60 दिन, 100 दिन, व्हाटएवर, लेकिन उसके इस 60 दिन में और उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इस डील को कैसे सेफगार्ड किया जाए। और वो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अमेरिका पर है कि वो इजराइल को किस तरीके से नियंत्रित करेगा, और कुछ कुछ ईरान पर है कि वो हिजबुल्लाह को किस तरीके से नियंत्रित कर सकता है, इतना कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है, ईरान के डायरेक्टिव्स को कभी भी उसने उल्लंघन नहीं किया है, उसके पास क्षमता भी नहीं है कि वो उल्लंघन कर सके। लेकिन इसराइल और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो अलग हैं। पिछली बार भी बातचीत में जैसे मैंने अंडरलाइन किया था कि वहाँ के कई राष्ट्रपति जो है चिढ़े हुए रहे हैं पिछले 50-60 सालों में। बिल्कुल। और अभी आपने जैसा जेडी वेंस का बताया, जेडी वेंस ने क्या क्या खुलासा नहीं कर दिया कि हमारे हथियार हैं, हमारे पैसे हैं, और जो है कि आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप हत्याओं पर हत्याएं करते चले जाएं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिलेरी क्लिंटन ने भी बोला कि
जब मैं विदेश सचिव थी तो नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के लोग मेरा दिमाग खराब करते थे, घंटों बात करते थे ईरान 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 ईरान। और देखिए ये नेतन्याहू तो जब क्नेसेट में मेंबर थे, तब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब से वो ईरान और बाकी, कभी देखिए इन्होंने 7-8 देशों की सूची बनाई हुई थी जिसमें एक आखिरी ईरान है, बाकी उन्होंने कर दिया खत्म। सूडान खत्म हो गया, लीबिया खत्म हो गया, इराक खत्म हो गया, सीरिया खत्म हो गया, और कुछ जगहें थी वो खत्म हो गई, अब ये ईरान बचा हुआ है। लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात भली भांति समझ में आ गई कि ईरान सीरिया की पार नहीं पाया जा सकता। हाँ, तो और आज के अमेरिका में वो दम नहीं है कि आप 20-20 साल तक, 25 साल तक जाके अफगानिस्तान में आप अपनी हुकूमत चला सकें, इराक में आप चला सकें, वो नहीं हो सकता। और जो अफगानिस्तान में फिरका परस्ती थी या गुटबाजियां थी, अलग अलग वारलॉर्ड्स थे, कबीले इराक में जो फिरका परस्ती थी, वो ईरान में नहीं है। तो ये हकीकत उन्होंने समझा है। और देखिए वो कहते हैं ना कि डेविल इज इन डिटेल्स। ये जो छन छन के जो 20-20, 30-30 सेकंड्स के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के या जेडी वेंस के, भाई क्यों नहीं बैलिस्टिक मिसाइल रखेगा? जब सऊदी अरबिया रख सकता है, कोई रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रखेगा? तो मिसाइल प्रॉब्लम खत्म, मिसाइल वाला जो क्लॉज था। अरे उसको भी वो करने का अधिकार है, अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने का अधिकार है, उसको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का अधिकार है। ये डॉक्टर साहब बड़ी बात है ना। इससे पहले कभी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से जब से वे सत्ता में है, ईरान के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रखेगा, उसको भी अधिकार है अपनी सुरक्षा का। तो ये बड़ा बदलाव है। अब देखिए एक तो इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, भले चाहे अभी तबाही बर्बादी का दौर कितना आगे चले, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि अमेरिकी लीडरशिप और अमेरिकी जनता या कमेंटेटर्स या जो लोग ओपिनियन बनाते हैं, उनमें 2-3 चीजें साफ अब दिख रही हैं जो पहले नहीं दिखती थी। कोई भी आज से पहले कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये कहता हुआ नजर नहीं आया कि तुम हमारे हथियार और हमारे पैसे के बल पे टिके हुए हो, नहीं तो अभी तुम्हारा भूसा हो जाता। बिल्कुल, ये आज तक किसी ने नहीं कहा। या जेल में होते, मैं नहीं होता तो जेल में होते, जेल में होती, ये किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात कि कभी भी ये बात नहीं कही गई कि तुम जो ये कर रहे हो ये तरीका नहीं होता। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक आदमी को मारने के लिए या कहीं रेगिस्तान में कहीं हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट फायर कर दिए और तुम अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स गिराते रहे हो, ये क्या होता है? ये कैसे चलेगा? तो पहली बार एक तो इजराइल की हकीकत हमारे सामने आ रही है, अमेरिका के, और पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में आम लोग, यंग और जो कमेंटेटर्स हैं, जो मीडिया में हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, चाहे वो राइट विंग की तरफ से हों, चाहे डेमोक्रेट सपोर्टर्स हों, वो खुल के बोल रहे हैं। नहीं तो इजराइल के खिलाफ बोलना अमेरिका में ये एक तरीके से मतलब पाप है, एंटीसेमिटिज्म है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। जिमी कार्टर ने कहा कि कोई राजनेता इजराइल की आलोचना नहीं करता है क्योंकि वो चुनाव हार जाएगा, लेकिन लोग अब बोल रहे हैं। तो एक तो ये सच्चाई जाहिर हो गई। दूसरी सच्चाई ये जाहिर हो गई कि आप ईरान को माइनस करके मिडिल ईस्ट में आप कुछ भी परमानेंट नहीं कर सकते, ना सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन बल्कि तेल, गैस, आवाजाही, तमाम चीजें। तीसरी चीज कि दुनिया में पहली बार आपने नोटिस किया होगा कि सद्दाम हुसैन या तालिबान या इवन बहुत हद तक बशर अल असद सीरिया, लीबिया में कर्नल गद्दाफी, इन लोगों के फेवर में इतना बड़ा ग्लोबल सपोर्ट नहीं था इस बार जो ईरान को मिला है। सही है, जो इस बार ईरान को मिला है। तालिबान को अगर आप सपोर्ट करते तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो फंडामेंटलिस्ट है, ये तो बड़ा आतंकवादी है। आप बशर अल असद को बोलते तो कहते कि यार ये बाप बेटा ये तनाशाही चला रहे हैं, कभी बाप बना फिर बेटा बन गया, ये आप कैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, कैसे आप पॉलिटिकल थिंकर हैं कि आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। यही बात कर्नल गद्दाफी के साथ लागू होती, यही बात सद्दाम हुसैन के साथ लागू होती थी, लेकिन ईरान के साथ नहीं हुआ। लेकिन ईरान के खिलाफ जो दुष्प्रचार चला पिछले कई दशकों तक,
उसमें भी यही बातें कही जा रही थी कि भाई मुल्ला हैं, थियोक्रेसी है, ये बिलियनायर्स हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनके बच्चे जो है ऐश करते हैं। अरे भाई बच्चे, अब दुनिया ने देख लिया कि अगर एक आदमी, मान लीजिए कि अगर मैं आला दर्जे का बेईमान आदमी हूं और मैं लोगों का पैसा और सरकारी धन को लूट रहा हूं, तो क्या अपने लिए एक छोटा सा बंकर नहीं बना सकता कि मैं 2-4 साल और जी बिल्कुल जाऊं? बिल्कुल सही बात। अ, नहीं, और और युद्ध के समय तो लोग लौटे हैं इजराइल। बड़े बड़े, आपने एक फिल्म अभिनेता का जिक्र किया था, डायरेक्टर का, वे हाँ, लौटे जंग के समय ईरान का अपनी मातृभूमि का साथ देने के लिए। अमेरिका से और बहुत सारे लोग लौट कर गए। और इसका उल्टा हुआ इजराइल के साथ, इजराइल से लोग भागे हैं। भागे हैं, देखे हैं वीडियो लोगों ने। तो देखिए, एक एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं आपको कि जब से, जैसे मान लीजिए कि मैं 30 साल से पॉलिटिक्स को समझने देखने का मैंने देखना शुरू किया 30 साल पहले, जब हम लोग मान लीजिए कि बीए में आए। बिल्कुल। तो 30 साल से अभी हाल तक 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक, या इवन 5 साल पहले तक हमारे पास इंफॉर्मेशन, जानकारी कहां से मिलेगी? तो मीडिया है, मीडिया बताएगी। मेरे देश में जो पॉलिटिकल संसद में या संसद के बाहर जो पॉलिटिकल डिबेट हैं, जो इंटरनेशनल वो पॉलिसी, बताएंगे। उनसे पता चलेगा, या लाइब्रेरी या कोर्स से मुझे पता चलेगा। और ये सारी चीजें मीडिएट होके आपके पास पहुंच रही थी। गेटकीपर्स लगे हुए थे, अखबार में क्या आर्टिकल जाएगा, किसको क्या बोलना है, कितना हम जा सकते हैं, फिर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाना है आपको, अरे विदेश नीति पर तो पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, इस तरीके की बातें थी। अब नहीं है वो। किताबें वही आएंगी जो यूनिवर्सिटीज या सरकारें या टीचर्स जो हैं वो तय करेंगे। पहली बार पिछले 5 साल में, 6 साल में एक स्थिति बनी है कि 24 आवर्स 4K 8K रेजोल्यूशन में गाजा जेनोसाइड लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बिल्कुल, आपके ईरान पास लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अमेरिका में, यूरोप में जो स्टूडेंट्स, यंग लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन बुजुर्ग भी, इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों की सॉलिडारिटी में, और किस तरीके से पुलिस उनके साथ बिहेवियर कर रही है। रिटायर्ड फौजी अमेरिकन कांग्रेस में घुस के फौजी कर रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। तो और अब जो है, अब जैसे मान लीजिए आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें कुछ लोग सुन रहे हैं, तो अब उनके पास ये बाध्यता नहीं है कि वो इतने ही में सुने, वो तुरंत जाके हम लोगों का फैक्ट चेक कर सकते हैं, वो काउंटर व्यूज देख सकते हैं और फिर अपना एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ है। और ये जो हशबरा कैंपेन था, इजरायली प्रोपेगेंडा जो चल रहा था दशकों से, और लोगों ने एक और चीज देखी, जो ये हवाबाजी बनी हुई थी ना कि इजराइल ये है, इजराइल वो है, आयरन डोम और ये सब, आज पता चल गया। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी चीज घटित हुई है, और इसका दबाव जो है वो अमेरिकी पॉलिटिक्स पर भी है। और मुझे लगता है कि अभी जो लेटेस्ट जानकारियां हैं कि होर्मुज को बंद करने का ऐलान इन्होंने किया, ईरान ने, उसके कुछ देर बाद ही खबर आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह भी कुछ सीज फायर जैसी चीज पे सहमत हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कल वाला 1-2 दिन डिले करके ये हो जाएगा, ये जो डील पर सिग्नेचर करना है, ये मुझे लगता है कि हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो आप देखिए कि आखिर अमेरिकी पॉलिटिशियंस को, यूरोपियन पॉलिटिशियंस को यूरोप ने क्या कहा, अरे हम तुरंत सैंक्शन हटाने के लिए तैयार है ईरान से, सबको चुनाव लड़ना है, सबकी हालत खराब है, तो बहुत देर तक इसको टाला नहीं जा सकता। तो एक बात जाननी थी कि हॉर्मुज को लेकर इतनी सारी बातें हुई, पूरी लड़ाई में वो बंद रहा, पहले से खुला हुआ था। अब एमओयू साइन होने के बाद ईरान ने फिर कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह पे हमले बंद नहीं होंगे तो हम फिर बंद कर देंगे। तो क्या लगता है कि हॉर्मुज को लेकर फिर कोई गतिरोध आ सकता है? दूसरा सवाल ये है कि एमओयू के बाद जो जिनेवा में मीटिंग होनी थी, वो क्या सिर्फ इसलिए टल गई है कि डिजिटली साइन हो चुके हैं, इसलिए फिजिकली आमने सामने मिलने की जरूरत नहीं है, या इसके अर्थ कुछ और भी है? देखिए, पहली बात तो ये है होर्मुज को लेके कि होर्मुज ईरान के लिए आप यूं कहें कि न्यूक्लियर डिटरेंस के बराबर है। जैसे आपके पास परमाणु बम है, तो उसी तरीके से उसके पास होर्मुज का कंट्रोल है। और हमने देखा कि उसका ये जो दांव उसने चला होर्मुज बंद करने का, वो कामयाब हुआ है स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली। कोई खुलवा नहीं सका, अमेरिका, यूरोप, नाटो, कोई नहीं खुला सका।
और उसको वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसका क्या कहते हैं, तुरुप का पत्ता है। अगर अगर होर्मुज अभी ऑफ द टेबल आप कर दें तो ईरान के पास निगोशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फाइनली उसको जाना पड़ेगा बैटल ग्राउंड में या सरेंडर, ये 3-4 ऑप्शन हैं। तो वो होर्मुज नहीं छोड़ सकता। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि होर्मुज फिर ईरान ने बंद कर दिया और लेबनान का मसला कंटिन्यू रहा, तो ये अमेरिकी प्रेसिडेंट, अमेरिकी लीडरशिप के ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा कि आपने तो ये सब कुछ करा दिया था, फिर ऐसी बात क्यों हुई? आप ही ने तो गारंटी दी थी कि लेबनान में हमले रुकेंगे। बिल्कुल। तो अब दुनिया ये भी देखेगी कि ईरान ने गलती नहीं की है पहले। होर्मुज बंद करना ये शरारत नहीं है, ये एक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स, ठीक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए डिजिटली साइन होना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और आप इस बात की गारंटी नहीं कोई ले सकता। आप इसको अंडरलाइन करके रखें कि मान लीजिए कि जिनीवा में जा रहे हैं ईरानियन विदेश मंत्री और उनके पार्लियामेंट के स्पीकर, उनके जहाजों को उनके वहां रहने में, आने में, जाने में हमला कौन नहीं हो गारंटी, सकता, कौन गारंटी ले? और अमेरिका पर कौन भरोसा करेगा, इजराइल पर कौन भरोसा करेगा? भाई आप देखिए, वो है ना जो चाइना गेट फिल्म में वो बोलता है, जगीरा जगीरा बोलता है कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? तो ये बड़ी बात है, इसलिए नहीं जा रहे हैं शायद वो। तो वो चीज एक फैक्टर है। और बड़ा पॉलिटिकल कारण ये है कि भाई आपने जो डिजिटली साइन किया वो तो 2 घंटे में फ्लॉप्स हो गया। और मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2014-15 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में जर्मनी और फ्रांस ने गारंटर की भूमिका निभाई थी और बेलारूस उसमें मध्यस्थ था और रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हुआ था कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है उनके भीतर हो रही थी, यूक्रेन के भीतर जो रूसी भाषी लोग थे और जो रूसी ओरिजिन चल रही थी। हाँ, तो वो जब आया सामने मिन्स्क समझौता, तो दुनिया को बहुत अच्छा लगा कि भाई ये रूस और यूक्रेन का लफड़ा जो है ये हो जाएगा, खत्म हो गया, होगा, यूरोप और रूस के बीच, चाहे अमेरिका या रूस के बीच में कोई बड़ी जंग नहीं होगी, क्योंकि उस जंग का मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध होना। तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि ये टाइम बाई करने का तरीका था, ये गंभीरता नहीं थी। और जर्मन चांसलर मर्केल ने खुद बोला कि यह समय हमने लिया था कि यूक्रेन को हम लड़ाई के लिए तैयार कर सके, क्योंकि 2014 में यूक्रेन लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। अगर रशिया एक्शन ले लेता तो यूक्रेन जो है खत्म हो जाता, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो ये भी डाउट है कि जो ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है कि भाई ऐसा करते हैं कि थोड़ा रिग्रुप हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा चीजों को और फिर दोबारा लड़ाई में कूदे हैं। फिर ये जो हमारे यहाँ मध्यावधि चुनाव हैं इसको ये वैतरणी पार कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा। इसमें ये भी संभव है क्या कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, क्या उस दिन तक के लिए टालने की, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि 4 जुलाई निकल जाए, एक बार जश्न हो जाए 250वां आजादी का, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो, तो जो टाइम बाई करने की बात है। अब लेकिन कम से कम एमओयू पे साइन होने के बाद अब भी ऐसी कोई चाल अमेरिका चल रहा होगा? देखिए 15 दिन के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं करता, सीज़फायर तो चल ही रहा था, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये 4 जुलाई के लिए है। मैं सिर्फ जैसा मैंने कहा कि ये एक ठोस समझौता है, ठोस अंडरस्टैंडिंग है और बहुत मैच्योर है। अगर आप उसको देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्साई की संधि जो हुई थी 1919 में जर्मनी को बुरी तरीके से सरेंडर करवा दिया गया था, उसको कुछ नहीं दिया गया था, जो लिख दिया गया विजित राष्ट्रों ने जो लिख दिया वही हुआ। लेकिन ये गलत समझदारी है, ये वर्साई की संधि नहीं है, ये बहुत ही रैशनल है। दोनों पक्ष एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं और उस तरह से नहीं है, दोनों के हितों का ध्यान रख रहे हैं रेस्पेक्ट के साथ। उसमें कोई भी क्लॉज में आप ये नहीं देखेंगे
बात अलग है कि नैरेटिव्स हैं, मान लीजिए कि थोड़ा कोई अगर प्रो ईरानियन है तो वो उसको विक्ट्री के रूप में ईरान रखेगा, की जीत बताएगा, हाँ, सही। तो ये और एनालिस्ट हैं तो अपने अपने सबके वो हैं, तरीके हैं। लेकिन मैं सिर्फ समझौते को अगर देखूं तो भाई जो ईरान का पैसा है उसको वापस मिलना चाहिए। ये तो यूएन कन्वेंशन है। बिल्कुल। बहुत सारे ऑलरेडी पैसे के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ईरान के फेवर में फैसला दिया है। जी याद होगा आपको, बराक ओबामा ने 1.7 मिलियन डॉलर जो है ग्रीन्स में दिए थे, मतलब एकदम कैश में दिए थे, सूटकेस में डाल के। उसको बैंकों को इसलिए नहीं भेजा जा सका था क्योंकि ईरान के बैंक सैंक्शंस में थे। तो बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बैग सूटकेस में लादा, स्विट्जरलैंड जहाज आया, जहाज उतरा, वहीं पर उसी रनवे पर दूसरा जहाज खड़ा है और उसमें से बैग लटका के उसमें, और वो पैसा क्या था, शाह शाह के जमाने में $400 मिलियन दिया था शाह ने। शाह सबसे ज्यादा अमेरिका के हथियार खरीदते थे उस समय दुनिया में, तो उनका $400 मिलियन का ऑर्डर पड़ा हुआ था और पेमेंट भी हो गया था। तब तक यहाँ इस्लामिक क्रांति हो गई। अब अमेरिका तो ने कहा हथियार कि मिले नहीं थे। हाँ। हथियार तो दे नहीं सकता था, तो उसने, और तब तक इन्होंने दूतावास को बंधक बना लिया, और फिर 82 वगैरह में कुछ जहाजों पर हमले वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारा पैसा भी नहीं देंगे और इससे हम कंपनसेट करेंगे फलाना, और भी कुछ पैसे थे। वो $400 मिलियन इंटरेस्ट पर होके 1.7 मिलियन डॉलर बना, सॉरी बिलियन डॉलर बना। बिलियन डॉलर। और अरब डॉलर, अगर मैंने पहले मिलियन डॉलर बोला है तो गलत था, 400 मिलियन डॉलर इंटरेस्ट के साथ 1.7 अरब डॉलर। ये अभी के डेट में 120 से 150 अरब डॉलर जो हैं, माना जाता है कि ईरानियन पैसे, जैसे होता है ना कि आप विदेशी व्यापार में होता है कि देश जो है अलग अलग जी। जगहों में अलग अलग बैंकों में पैसे रखे रहते हैं, रखते ताकि हैं, अपने भी पेमेंट, पैसा, अपना सोना जैसे रखा हुआ है। सोना है, पैसा है, बहुत सारा चीज रखा रहता है। कहीं से पेमेंट मिला तो बोला जाता है कि भाई अभी वहीं रहने दो, कुछ चीजें कहीं और पेमेंट करवा देंगे उससे। तो वो पैसे रुके हुए हैं, तो इनका मुझे लगता है कि हो गया है, अखबारों में नहीं आ रहा है। ईरान की शर्त ये थी कि बातचीत जब गंभीरता से हो जाए अंतिम चरण में, तो आप 12 अरब डॉलर रिलीज करेंगे। आपको याद होगा कि कतर उतर से 12 अरब डॉलर का काफी समय से चर्चा हो रही थी। जी। और जब हम एमओयू साइन कर लेंगे तो $12 और, मतलब लगभग 20% के आसपास, 15% के आसपास जो मेरा मिल पैसा है जाएगा वो आ जाना चाहिए गारंटी के रूप में। जो देखिए, दुनिया को अल्टीमेटली जो लोग रन करते हैं वो बैंकर्स होते हैं, वॉल स्ट्रीट के जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, और रॉथचाइल्ड है, रॉथचाइल्ड है। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो है, और पूरा सारा कुछ। तो 120 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर अगले मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 5 साल में मूव करेगा, जो बैंकों में ऐसे पड़ा हुआ था। बिल्कुल। सपोजेडली मान लीजिए कि कल आप सुबह उठें और 20 साल से 30 साल से आपने किसी कंपनी में शेयर रखा हुआ है जो मूव ही नहीं कर रहा था, कल वो मूव होगा, तो उसका इमीडिएटली मार्केट पे असर पड़ता है कि अरे यार, ये वॉलेट तो सोया हुआ था, जग गया, पता नहीं क्या हो रहा है, जरा पता बिल्कुल। करो क्यों बेच रहा है, क्यों खरीद रहा है। तो ये लोग आसानी से नहीं छोड़ सकते कि यार $150 बिलियन जा रहा है और मतलब हमको कुछ नहीं इसमें हासिल हो रहा है। तो नहीं, तो इसमें ये वो जो $300 बिलियन पुनर्निर्माण के नाम की बात आ रही, वो कैसे खर्च होगा मैं वही कह रहा ईरान हूं, में? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि ईरान का $50 बिलियन जो है रिलीज हुआ, फॉर एग्जांपल अगले से 6 महीने में, तो वो $50 अरब आएगा। तो उसके साथ अरब के कुछ देश, क्योंकि अरब के देश बड़े निवेशक हैं दुनिया के बाजार में, मार्केट में, खासकर मनी मार्केट में, तो ये लोग कुछ उसमें डालेंगे, कुछ कुछ वॉल स्ट्रीट के लोग उसमें डालेंगे, तो वो 50 जो है सपोजिटली 100 मान लीजिए, एक बातचीत की सुविधा के लिए $100 अरब हो गया। अब वो सब उसके साथ एक ईरान के साथ वो अलग से करेंगे, वो तो पॉलिटिकल ट्रीटी नहीं होगी कि वो कहेंगे अच्छा तो क्या करना है, ये आपका फंसा हुआ है गैस फील्ड, इसमें $5 बिलियन के निवेश की जरूरत है। तो जैसे ऑलरेडी ईरान कतर के साथ गैस निकालता है मिलके, और उनका 2022 में बिजली खरीदने का एक समझौता है जो अभी लागू नहीं हुआ है। अभी इन्होंने कहा ईरान ने कि इसको चालू कर दो, अभी चालू करने वाला है। इसी तरीके से बहुत सारा लेन देन, जब सैंक्शंस भी हो रहे थे तो
गुपचुप तरीके से या दाएं बाएं करके अबू धाबी के जरिए भी हो रहा था। 2022 के बाद कागज पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईरान ने चीन को तेल बेचा है लेकिन दुनिया जानती है कि वो तेल जा रहा था। जा रहा है। तो ये सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में तो वो कहेंगे कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टर एक ग्रुप बन जाए। जो भी बिजनेसमैन होता है अल्टीमेटली जिसका लक्ष्य जो है संसाधनों पर कब्जा करना और अपने मुनाफा को बढ़ाना, तो वो ईरान जैसे देश को कैसे छोड़ सकता है कि अरे यार इसको बंद करके चार दीवारी में रखेंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बातें आने लगी हैं कि उत्तर कोरिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अगले 2 साल 4 साल के भीतर, ट्रम्प तो खैर मुलाकात वगैरह करेंगे ही, आप देखेंगे कि 5 साल के भीतर, अगर बहुत लेट हुआ तो 10 साल के भीतर उत्तर कोरिया में भी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां और चाइनीज कंपनियां सब काम शुरू कर दें और धंधा करना है सबको, क्योंकि अल्टीमेटली आप मान लीजिए कि एक किराना की दुकान चला रहे हैं, तो आप ग्राहक से थोड़ी पूछते हैं कि तुम्हारा जात धर्म क्या है। आपको तो इससे मतलब है कि वो कितना आपसे खरीद के ले जाता है और कितना समय पर करता है। तो ये $300 अरब का जो हिसाब है ये वही है। क्यों? देखिए, इसको क्यों कहा जा रहा है कि ईरान को डेवलप करने के लिए या उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए? क्योंकि अगर आप इसको यूं बोल देंगे या ईरान चौड़ाई में बोल दे कि इनको हमने मजबूर कर दिया, देखो दे रहे हैं पैसा, कंपनसेट कर रहे हैं, या वो मान लें कि भाई ये इनडायरेक्टली हम कंपनसेट कर रहे हैं, इनको लड़ाई झगड़े में बड़ा नुकसान हो गया है, इनका गुस्सा जायज है, इनको थोड़ा शांत कर रहे हैं, तो इसको एक हार के रूप में देखा जाता है। इसको एक कूटनीति के अच्छे हिसाब किताब के तहत नहीं देखा जाता। तो अब ये है कि भाई आपको सैंक्शन हटा दिया, आपका पैसा वापस कर देंगे, आप भी जिंदाबाद रहिए, हम भी जिंदाबाद रहें, कोई ब्लॉकेट नहीं होगा, और ऐसा करते हैं, आइए साथ में बिजनेस करते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि कुवैत पर जो अमेरिकी बेस पर इन्होंने लेटेस्ट वाला जो हमला किया था और उसमें वो जो ईरानी पायलट्स थे, वो जैसे जहाज खड़ा रहता है उसके नीचे से जो जितना जगह होता है, मतलब 50 फीट के नीचे, ये 50 फीट तक जाके उड़ के ये गए ताकि राडार न पकड़े, और इन्होंने अटैक करके उसको तबाह किया और लौट आए जिंदा। वो जहाज जो हैं वो अमेरिकन जहाज हैं, वो F5 हैं, और आज के डेट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, F-35 F-36 की बात चल रहे हैं। सही बात। मतलब जो रजा साहब पहलवी के जमाने में जो ईरान ने वो जहाज, आप सोचिए कि वो जहाज जो चला रहे हैं, अगर आपने ईरान को खोल दिया और सारा कुछ सिस्टम कर दिया, तो कहेंगे कि भाई बोइंग वालों, एयरबस वालों, राफाल वालों अपना 200 जहाज दो। और तो ईरानियन मिसाइल, पर्टिकुलरली जो छोटे मिसाइल्स हैं, छोटे ड्यूरेशन, छोटी दूरी के मार दूरी वाले, और पर्टिकुलरली ड्रोन, उसमें ईरान जो है टर्की, इजराइल, अजरबैजान वगैरह के साथ एक दुनिया का बड़ा ड्रोन उत्पादक देश है, और उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे की है। मजबूरी में आप बेहतर कर जाते हैं, जब परेशानी में आप ज्यादा एक्सेल करते हैं। तो 40 साल के प्रतिबंध में उन्होंने अपने आप को इतना आगे कर लिया। तो ईरान ड्रोन में, और ड्रोन सिर्फ ये बम बरसाने के लिए नहीं होता है, ड्रोन सिंचाई हो सकती है, ड्रोन 50 चीजें कर सकता है, अच्छी चीजें कर सकता है, तो वो ड्रोन में सपोर्ट कर सकता है। दवाई में वो इतना उन्नत है कि पूरे पश्चिम एशिया में, इंक्लूडिंग इजराइल, वो बहुत अच्छी दवाइयां बहुत सस्ते दामों में दे सकता है। उसके पास इतने प्रोफेशनल्स हैं दवाई में और दूसरे इंजीनियरिंग में और बाकी चीजों में, कि वो दूसरे अरब के देशों को या और देशों को वो बहुत मदद कर सकते हैं, और टूरिज्म उनका बहुत अच्छा। ईरान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर उसका ताला ना बंद किया जाए, और बंद किया ही इसलिए गया था, बंद इसलिए ताकि वहां पे कब्जा किया जा सके, ताकि कब्जा किया जा सके, और बाकी चीजों में पहले हम लोग हिसाब किताब कर लें, मतलब बाकी का। तो ये ईरान के लिए एक, और देखिए डॉलर कमजोर हो रहा है, इसमें दुनिया भर में आप किसी से भी आप जानकारी ले लीजिए, एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है डॉलर कमजोर होने की, वो है कि आप ये बार बार सैंक्शंस लगा देते हो। जब तुम लेन देन ही बंद कर दोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कैसे नहीं कमजोर होगी? पाकिस्तान की बात किए बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। हमने देखा, एक वीडियो जारी किया शहबाज शरीफ ने
एमओयू पर साइन करते हुए फिर उसमें एडिट करके उन्होंने स्विट्जरलैंड जेनीवा वाली मीटिंग की लाइन हटा दी। अब तो कम से कम दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की भूमिका थी इसमें। क्या इस एमओयू पर साइन होने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूती से उभरेगा? और इसी में अंतिम सवाल जोड़ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी G7 में कहा कि भारत पर अगर हमला होगा तो अमेरिका साथ देगा। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो मैं साथ दूंगा, कोई और हुआ तो मुझे नहीं पता। इस गुत्थी को भी थोड़ा सा सुलझा कर बता दीजिए, भारत पर देखिए कौन हमला करने वाला है? देखिए पहले पार्ट में आते हैं। पहले पहले पाकिस्तान जी। पाकिस्तान, देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान, अनेक देश हैं दुनिया में जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं। उनके साथ पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो बहुत संतुलित रिश्ते हैं, दोनों तरफ रखते हैं वो। दोनों तरफ। तो और ऐसा नहीं है कि वो 100% भरोसे का है, उसमें उनके साथ 3-5 भी है झगड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अभी अभी हाल में दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाई थी, ईरान ने और पाकिस्तान ने। और ईरान के, ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने वाले कुछ रेबल ग्रुप्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने वाले कुछ ग्रुप जो हैं वो ईरान की बाउंड्री के भीतर से ऑपरेट करते हैं। और बाय द वे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों सुन्नी ग्रुप्स ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ईरान जो है अलग अलग जगहों पे सियाओं को जो है भड़काता रहता है, ग्रुप बनाता है, ये बनाता है। ऐसी बात नहीं है, हमास सिया ग्रुप नहीं है फॉर एग्जांपल। तो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते बड़े उतार चढ़ाव वाले रहते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी मुंह फुल्ली हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपके दोनों के साथ इस तरीके का संबंध है तो दोनों आपको मान सकते हैं कि आप मध्यस्थता करें, क्योंकि पता है कि भाई ये 100% उनका नहीं है, और वो भी मान लेंगे कि ये 100% इनका नहीं है। और ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है पाकिस्तान के लिए कि वो किसी का सगा नहीं है, इसका भी फायदा मिलता है उसे। बिल्कुल। और दूसरी चीज की पर्सनल रैपो बनता है। अब देखिए ईरान इतने सालों से सैंक्शंस में है, तो उसमें कुछ पाकिस्तान ने भी उसकी मदद की है, जैसे तेल वेल निकाल के ले आना। और बीच बीच में आप देखते हैं कि खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में तेल का संकट हो गया, और हफ्ते दिन के बाद वो खबरें गायब हो जाती हैं। तो कहाँ से तेल आ जाता है अचानक? कहाँ से तेल समझ ही रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो स्मगलिंग तक होती है ईरानी पाकिस्तानी बॉर्डर पे। मतलब बाकायदा टैंक, ऐसे मतलब टैंकरों में, जैसे हमारे यहाँ लोग सड़कों पे बेचते हैं ना पेट्रोल, अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो पाकिस्तान। और दूसरी चीज की देखिए, पाकिस्तानी अभी जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो पॉलिटिकली बहुत सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं उनकी पार्टी चुनाव में हरा देगी, या कोई अपीबल हो जाएगा। जो उनके बीच में चुनौती दे सकता था और दुर्भाग्य से उसको जेल में रहना पड़ रहा है, और आर्मी अपने पूरे एकदम उसमें है, कंट्रोल में है, उसका अनडिस्प्यूटेड लीडर है जो फील्ड मार्शल है। तो ये सारी चीजें भी फैक्टर कर रही हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है, बिल्कुल। चीन को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को चीन की जरूरत है। पाकिस्तान अपने कुछ पड़ोसियों के साथ उसके संबंध बहुत खराब हैं, तो वो सारे पड़ोसियों के साथ वो संबंध खराब करके नहीं रह सकता, तो उसको ईरान के साथ एक रैपो लेके चलना है। और खासकर तब जब आप ये बलूचिस्तान और तमाम चीजों में वो खुद फंसे हुए हैं। भारत के साथ अभी पंगा हो गया, झगड़ा हो गया था पिछले साल अफगानिस्तान के साथ। आपने कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपनी हैसियत बढ़ा ली है लड़ाई के बाद। और देखिए यही तो लीडरशिप की, किसी भी देश की लीडरशिप की परीक्षा होती है कि भाई ये जियोपॉलिटिकल जो लफड़े हैं, पचड़े हैं, ये शाश्वत हैं, ये तो परमानेंट रहेंगे, चलते रहेंगे। सही बात। कभी कोई कम हो जाएगा, कभी इसका समाधान हो जाएगा तो दूसरा एक खड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या 1947 में सब सेटल हो गया? तो क्या सब सेटल हो गया? नहीं, कुछ नहीं सेटल हुआ, नहीं हुआ। तो लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया,
हम करेंगे जी। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि ऐसा नहीं है, ये उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और उन्होंने वो नहीं कहा करने लगे। उन्होंने नहीं कहा कि दलाली है, मध्यस्थता। नहीं, उन्होंने देखिए यही तो चीज होता ना कि भाई आप जब आपको अवसर मिले और आप उसको ग्रैब करें तभी तो खेल होता है ना, और वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। बहुत बहुत नॉर्मली कठिन थी अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो आप संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाते, जिसको हाथ उठाना था विरोध में उठा देता, जिसको समर्थन में हाथ उठा देता। तो यहाँ तो लेकिन ट्रंप जैसे आदमी के साथ में मीडिएशन वो करना है, था। और एक भयानक, ये युद्ध एक भयानक लेवल पे जाने वाला है। उस बिल्कुल स्थिति में आप अपना सर उसमें डाल रहे हैं, और आप ये भी जान रहे हैं कि अगर आप फ्लॉप्स हुए तो लोग हंसेंगे, अरे देखो ये गए थे बोले पंचायत सरपंच बनने गए थे। डॉक्टर साहब, आखिरी में उस सवाल का उत्तर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पर हमला हुआ तो कौन हमला करने वाला है भारत पर? पाकिस्तान के साथ तो अभी हम लड़ चुके हैं। और उसका ये कहना कि नरेंद्र मोदी होंगे तो मैं मदद करूंगा, ऐसा तो किसी देखिए इतिहास में कभी देखा नहीं गया। नहीं, मुझे लगता है कि ये इस बात को, और डोनाल्ड ट्रंप ने और कुछ बातें जो कही उस मीटिंग में प्रेस के सामने, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपने देख ही लिया मेलोनी वाला जो एपिसोड क्या आया। करारा जवाब दे दिया मेलोनी ने। हाँ, तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप के मतलब हल्का व्यक्तित्व है, अब उनका तो अब क्या कहा जा सकता है। सही बात। और रही बात हमले की, तो ये जो कह रहा है ना कि भारत पर कौन हमला कर रहा है, ये बात अमेरिकी गवर्नमेंट से पूछी जानी चाहिए कि भाई ट्रंप किधर इशारा कर रहे थे। और हमारे ऊपर दो ही देश हमला कर सकते हैं मोस्ट लाइकली, एक चीन या चीन पाकिस्तान। है, एक पाकिस्तान है। और चीन के साथ आप खुद सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर बने हुए हो, चीन के साथ हम बड़े बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। पाकिस्तान के मुनीर को और शहबाज शरीफ के साथ एमओयू करा रहे हो। कल को अगर इसी पे नोबेल मिल गया तो शहबाज शरीफ भी खड़े होंगे उसमें नोबेल लेने में। 3 सही मेडल बात। बनेगा, फिर 3 मेडल बिल्कुल बनेगा ना 3 दोनों के मेडल। लिए। तो भाई अगर हमला करेगा तो आप मदद क्यों कर रहे हैं? पहले ही उनको समझा दीजिए। शी जिनपिंग तो आपके दोस्त हैं, उनको कहिए कि अरे भाई मत करो हमला, तो बिल्कुल आपकी सही। मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नुकसान भी नहीं होगा किसी का। तो बहुत ये बढ़िया बहुत बात कही आपने। बिना मतलब और हल्की बात ये करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखे नहीं आप, वो जब सारे लीडर्स बैठे हुए थे, बातचीत जब शुरू हुई तो करे हेलो आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। हल्कापन है, बिल्कुल ठीक कहा हल्का डॉक्टर साहब आपने। और फिलहाल जो संकट चल रहा था दुनिया के सामने, दुनिया तीसरी बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रही थी, वो फिलहाल थम गई है। और जो ईरान अमेरिका के बीच में पाकिस्तान की मध्यस्थता से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर प्रकाश केरे का मानना यह है कि फिलहाल भले स्थायी समाधान न हो, लेकिन जंग रुक गई है और लंबे समय तक रुकी रहेगी। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी हॉर्मुज को लेकर, कभी लेबनान को लेकर, लेकिन अंततः इस पूरी लड़ाई में ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, और पाकिस्तान ने इस लड़ाई में अपनी एक भूमिका बनाकर खुद को भी विश्व रंगमंच पर स्थापित कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश केरे इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।